हाँ भाई स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? एक बार रिप्लाई करो ज़रा। तरन्नुम, नाजिया, विनीता, प्रतीक्षा, गोस्वामी सर है कि नहीं है? गोस्वामी है कि नहीं? ये बच्चों की आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। उनको भी नहीं आ रही मेरी आवाज़। आपकी भी नहीं जा रही। कुछ बोल तो रहे, मेरी तो जा रही है शायद, उधर से ही प्रॉब्लम है। मैं भी करवाता हूँ, अंदर जाके चेक करवाता हूँ अपना भी जा रही है। मेरी आवाज़ तो आ रही है ना भाई सभी को? ग्रुप में एक मैसेज डाल दो ज़रा, तो मैं क्लास शुरू कर दूंगा। कोई भी एक जन ग्रुप में मैसेज डाल दो ताकि हम क्लास शुरू कर दें। ओके चलो, चलिए भाई। तो सैटरडे के दिन हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर कुछ बात की थी, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं, है ना। अब देखो, जो कल वाला जो हमारा चैप्टर था वो हम जिस दिन लाइव जाएंगे उस दिन उसको कंटिन्यू आगे करेंगे। आज हमारा जो क्लास में चल रहा था वही चैप्टर हम आगे लेते हैं। तो देखो, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हमने बात कर ली थी भूकंप के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में, है ना। इसके बाद हमने जो चक्रवात है उसके बारे में भी बात कर ली थी। अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं बाढ़ के ऊपर, फ्लड के ऊपर। अब देखो, जनरली हम सभी को पता है बाढ़ क्या होती है ना। आपका जो फ्लड है क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा जब पानी आ जाता है ना, बारिश मानसून जब ज़्यादा आ जाता है किसी एरिए की रिक्वायरमेंट के से ज़्यादा, तो वहाँ पर पानी भर जाता है, पानी भरने की समस्या हो जाती है। या फिर हम उसको कह सकते हैं कि नदियों में पानी बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उसी अवस्था को हम बाढ़ कहते हैं ना। ये समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो, समस्या क्या है कि बाढ़ आती क्यों है, क्या सिर्फ उसके कारण जो है वो हमको अच्छे से थोड़े से याद रखना है, जो कि पूछे जा सकते हैं। तो देखो, पहला तो क्या लिख सकते हैं हम, अतिवृष्टि, है ना। अतिवृष्टि का मतलब होता है अत्यधिक वर्षा होना, है ना। मतलब कि जो आपकी रेनफॉल है वो ज़्यादा होना, उसकी वजह से एक तो बाढ़ आती, पहली चीज़, है ना। दूसरी चीज़ है आपके पास में कि जो आपने डिफॉरेस्टेशन कर रखा है ना, ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू पेड़ पौधों की कटाई हमने बहुत ज़्यादा कर दी है, जिसकी वजह से पेड़ पौधों की संख्या बहुत कम हो गई है। अब उससे होता क्या है, उससे ये हो रहा है कि जो मिट्टी है वो कट रही है ना। जब नदी कोई बहती है तो उसके दोनों किनारों से क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है ना। मिट्टी जो है धीरे धीरे यहाँ से कटने लगती है, और कटने के कारण मिट्टी कहाँ पर आ जाती है, पानी में। अब पानी में जब मिट्टी आती है तो वो नीचे उसके जो है सेटल होने लगती है जगह पर। अब ऐसा धीरे धीरे कई सालों में इस तरीके से करने से जो नदी है उसकी गहराई कम होने लगती है। समझ पा रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? पेड़ पौधों के कटने की वजह से किनारों की मिट्टी कटने लगती है, जिसकी वजह से वो नदी में जमा होने लगती है। अब पानी उसको बहा भी रहा है ना, बट वो मिट्टी तली में ही बहती है, तो इसकी वजह से पानी कैसा हो रहा है, उथला हो रहा है। अब जैसे ही बाढ़ में पानी जब आएगा तो क्या होगा, पानी नदी में तो जगह नहीं है, क्योंकि नदी तो पहले क्या हो चुकी है, उसका जो पूरा जो बॉटम है वो ऑलरेडी जो है वेस्ट मटेरियल से भर चुका है। इसी वजह से उसमें पानी जो है ऊपर की तरफ जाने लगता है, उसी को हम कहते हैं बाढ़ आ गई। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मिट्टी का कटाव, है ना। मिट्टी का कटाव, या हम ये किसकी वजह से हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, जंगलों की कटाई के कारण। ठीक, चलो इसके बाद और क्या रीज़न हो सकता है? इसके बाद रीज़न ये है भाई कि हम लोगों ने इतनी ज़्यादा, हमारे यहाँ पर जनसंख्या हो चुकी है कि जिसकी वजह से लोगों ने बिल्कुल नदियों के किनारों तक भी कॉलोनीज़ और घर बना रखे हैं। ठीक है, अब जैसे ही थोड़ा सा भी पानी आता है भाई, नदी में बारिश में थोड़ा बहुत तो पानी आएगा, और वो जैसे ही थोड़ा सा पानी ज़्यादा हुआ तो वो लोगों के घरों में घुसने लगता है। दैट मीन्स कि जहाँ पर बाढ़ आने वाली है या जहाँ हर साल पानी भरता है, वहाँ तक जाकर लोगों ने घर बना रखे हैं। ठीक, तो इसमें नेचर का तो कोई फॉल्ट नहीं है, प्रकृति का कोई दोष है क्या? नहीं है। केवल दोष किसका है? मनुष्यों का। भाई आप ऐसी जगह पर जाकर के आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया है जहाँ पर ऑलरेडी हर साल पानी भरता ही है ना, तो वो भी एक कारण। तो हम इसको लिख सकते हैं नगरीकरण, इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नगरीकरण। बहुत ज़्यादा आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया, ओवर कंस्ट्रक्शन हो चुका है, बिल्कुल नदियों पर या ऐसी जगहों
पर जहाँ पर पानी भरता है हर साल, है ना, उस चीज़ को अच्छे से वो कैलकुलेट करे बिना वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। मान लो कि एक जगह है, उसकी जियोग्राफी ऐसी है, भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसमें थोड़ा सा यूँ इस तरीके से स्लोप आता है ना, मतलब जैसे कि नदियों में वो बनता है ना बेसिन, वैसे ही उस जगह पर बेसिन बन रहा है, मतलब कि जैसे ही बारिश होगी तो पानी यहाँ पर भरना निश्चित है। ठीक, अब ये पूर्वानुमान लगाए बिना, ये प्रिडिक्शन सारा कुछ देखे बिना, है ना, हमारे यहाँ पर लोग क्या कर देते हैं, वहाँ पर घर बना लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। अब मान लो यहाँ पर कोई घर बन गया, ठीक है, अब घर बन गया तो क्या होगा, अब यहाँ तो जैसे ही पानी आएगा तो सबसे पहले इस घरों में पानी घुसेगा, क्योंकि वहाँ की जियोग्राफी ऐसी है, वो निचली जगह पर भरा हुआ है, बना हुआ है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या करना चाहिए था उन्हें, पहले उस जगह की अच्छे से जानकारी लेकर वहाँ पर थोड़ा सा जो है मिट्टी का भराव करवाना पड़ेगा इस तरीके से, और उसके ऊपर फिर आप घर बना सकते हो, तो आपका पानी जो है यहाँ पर नहीं भर पाएगा। बात समझ में आ गई, मतलब कि नगरीकरण ऐसी जगह पर बिना सोचे समझे कंस्ट्रक्शन करना जहाँ पर हर साल पानी भरता है, या फिर बहुत ज़्यादा बारिश होने पर पानी भरने की पॉसिबिलिटी होती है, ऐसी जगहों पर घरों का बनाना, उससे भी क्या होती है, बारिश आती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 2-3 एक्टिविटीज़ है, मिट्टी का कटाव, है ना, नगरीकरण और बहुत ज़्यादा बारिश। अब इसमें से ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू हो रही है, मतलब कि मनुष्य के क्रियाकलापों के द्वारा ही बाढ़ आ रही है ना। ऐसा तो है नहीं कि पहले के ज़माने में भी पानी आता था, बाढ़ आती थी, बट तब क्या होता था कि कई सालों में एक बार ऐसी घटना होती थी। ठीक है, अभी तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर साल कहीं ना कहीं हमारे देश में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बाढ़ आएगी। ठीक है, और जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। ठीक है, अब देखो बाढ़ के साथ साथ एक और समस्या को आप पढ़ सकते हो जो कि बारिश में आती है, उसको हम कहते हैं कि जल भराव की समस्या, है ना, मतलब कि वाटर एक्यूमुलेशन, है ना, इंग्लिश में उसको कहते हैं वाटर एक्यूमुलेशन, मतलब जल का इकट्ठा होना। मतलब यहाँ पर कोई ऐसा भी शहर होता है जहाँ पर कोई नदी तालाब कुछ नहीं है ना, उसके बाद भी वहाँ पर क्या हो रहा है, पानी भर रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इस तरीके की समस्या आ रही है, तो उसको भी हम इसी के अंदर काउंट कर सकते हैं। दूसरी समस्या इसमें क्या हो सकती है कि भाई जो आपका सीवरेज है ना, जो आपकी नालियाँ हैं, जो आपके गटर के पाइप वगैरह हैं, उनकी सफाई ना हो ढंग से, तो होगा क्या कि जैसे ही मान लो यहाँ पर पानी भर रहा है और यहाँ पर एक सीवरेज का लाइन है, अब सीवरेज के लाइन में ऑलरेडी कचरा भरा हुआ है, तो पानी तो इसके अंदर से बहने वाला नहीं है, इसीलिए वो क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा और लोगों के घरों में फिर से पानी भर जाएगा। ज़्यादातर बड़े बड़े महानगर जो होते हैं, बड़े बड़े आपके जो भी सिटीज़ होती है, उनमें इसी वजह से पानी भरता है ना, क्योंकि वहाँ के जो सीवरेज है, चेम्बर्स हैं, उनकी प्रॉपर सफाई नहीं हुई होती है। वहाँ पर कोई भी काम जो है प्रॉपर बारिश से पहले की तैयारियाँ वहाँ पर अगर नहीं है, पानी अगर वहाँ की जो लाइन्स है उनमें कचरा जमा हुआ है, तो पानी को बहने की जगह नहीं मिलने वाली है और इसी वजह से वो शहरों में आकर के जमा हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो ये तो हमने समस्याओं की बात कर ली कि भाई इतनी वजह से बाढ़ आ सकती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, साथ में इसको भी मैं यहीं पर बता देता हूँ, क्योंकि ये कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है जिसको हमको बहुत ज़्यादा डिस्कस करना पड़े, है ना, थोड़ा सा आप इसको यहीं पे समझ लो। तो देखो बाढ़ को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कोई बता सकता है क्या भाई कि बाढ़ को कैसे रोका जाए? क्या हम बारिश का जो पानी है जो गिर रहा है ऊपर से, उसको रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। ठीक, हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कोई एक आधी रीज़न आप लोग बताओ मुझे ज़रा जल्दी से। तो देखो यहाँ पर जो रीज़न हमने लिखे हैं, बस उसका अपोजिट आपको करना है। जैसे मिट्टी का कटाव अगर रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, है ना। पेड़ पौधे अगर आप अच्छे से लगाओगे तो मिट्टी नहीं कटेगी। रोक दिया मतलब पेड़ पौधे लगा दिए तो मिट्टी का कटाव क्या हो गया, रुक गया। अब दूसरी चीज़ कि हम अगर मान लो जो पहले से नदियों में जो चीज़ें जमा हो चुकी है ना, वेस्टेज जमा हो चुका है, उसको हम खुदाई करके बाहर निकलवा सकते हैं, जिससे नदियों की गहराई बढ़ सकती है और पानी जो है ज़्यादा ऊपर तक नहीं चढ़ेगा। इसको कहा जाता है नदियों का गहरीकरण करना, है ना। नदियों को जो उनकी डीपनेस है उसको वापस से लेकर आना, खुदाई करवाना, और जो भी गाद या मिट्टी या कचरा जमा है वहाँ से निकाल करके बाहर कर देना। ठीक, ये सारी चीज़ें हमको हर साल करनी पड़ती है। तो हमारा जो मैनेजमेंट है, हमारे जो नगर पालिका है, नगर निगम है, या आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी सिटी या गांव के अंदर, उसको ये काम हर साल करना पड़ेगा, क्योंकि हर साल कचरा वहाँ पर आकर जमा होता है। दूसरी चीज़ कि प्रॉपर देख करके अच्छे से जो है जहाँ पर पानी इकट्ठा ना हो रहा हो, और यदि ऐसी कहीं जगह पर पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा हमको देख करके वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, अन्यथा क्या होगा, वहाँ पर भी फिर जल भराव की समस्या
आएगी। ठीक है, ये तो सब ऐसे तरीके हैं जो हमें लगभग हर साल करने पड़ते हैं। अब कोई ऐसा तरीका हमें देखना है भाई जिससे कि पानी का जो ये बाढ़ का जो प्रॉब्लम है ये बहुत अच्छे तरीके से प्रभावी ढंग से, है ना, बार बार उसको ना करना पड़े, ऐसी कोई युक्ति हमको सोचनी है। तो देखो उसके लिए गवर्नमेंट्स ने एक योजना बनाई है जिसको कहा जाता है संगम परियोजना। क्या कहा जाता है? संगम परियोजना। संगम परियोजना, ठीक है। ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस परियोजना की योजना बनाई थी, मतलब उनके दिमाग में ये थॉट था। हालांकि वो कई जगहों पर, कुछ जगहों पर ही हो पाया है ना, ऑलमोस्ट जगहों पर वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, बट योजना क्या है वो आप समझ लो। ठीक है, उन्होंने ये कहा है ना उस समय कि भाई जैसे जो भी नदी है किसी एरिया में मान लो, है ना, इससे जुड़ी हुई छोटी छोटी कई नदियां होती हैं, हमको पता है ना, जिनको हम सहायक नदियां कहते हैं। एक नदी इधर से आ गई, एक नदी इधर से आ गई, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो एक एरिया में तो ये पूरा एक चक्र बना हुआ है ना। अब हम उन्होंने ये कहा कि संगम, संगम का मतलब क्या होता है? उनको मिला देना, आपस में क्या कर देना? मिला देना। तो ऐसी नदियां, है ना, जो आपस में कनेक्टेड नहीं है, मान लो यहाँ पर बीच में बहुत सारे कुछ सिटीज़ वगैरह हैं, मतलब ज़मीन है, खाली जगह है, और यहाँ से कहीं दूसरी नदी बहती है ना। ये मान लो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? लगभग 100 किलोमीटर है। ठीक है, ये दो चीज़ हो गई। एक नदी यहाँ पर है, एक नदी यहाँ पर है ना, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 100 किलोमीटर है। अब हो क्या रहा है कि एक नदी में बाढ़ आ रही है, दूसरी नदी में क्या हो रहा है? पानी नहीं है, सूखा है ना, क्योंकि हमारे देश में तो यही होता है कि एक जगह पर पानी बहुत बाढ़ आ रही है, दूसरी जगह पर क्या हो रहा है? सूखा पड़ा हुआ है। तो बहुत सारी अनियमितता, इरेगुलरिटीज हमारे देश में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो उस समस्या से बचने के लिए उन लोगों ने ये कहा कि भाई क्यों ना इन दोनों नदियों को हम आपस में जोड़ दें, आर्टिफिशियली इनको क्या कर दे? कनेक्ट कर दे, है ना। जैसे कि हाँ, हमने अगर इन दोनों को जैसे ही कनेक्ट किया तो क्या होगा कि भाई इस नदी में अगर पानी एक्स्ट्रा आता है तो वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा? एक कैनाल के थ्रू दूसरी नदी में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एक्सेसिव वाटर है वो नेक्स्ट जो आपकी रिवर है उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, और यहाँ पर बाढ़ जो है, जो पानी इकट्ठा होता है जिससे लोगों को परेशानी होती है, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नदियों को आपस में जोड़ना, क्या करना? नदियों को आपस में जोड़ना। ऐसी नदियाँ जो आपस में जुड़ी हुई नहीं हैं उनको आर्टिफिशियली तरीके से कैनाल्स के द्वारा नहरें बनाकर आपस में क्या करना? जोड़ना। अब इसमें समस्याएं क्या क्या है वो भी समझ लो कि भाई नदी को हमें एक स्पेसिफिक, पहले तो दोनों का लेवल देखना पड़ेगा कि भाई सी लेवल से ये नदी कितनी ऊपर है, ये नदी कितनी ऊपर है। मान लो जो समुद्र का तल है उससे 10 फीट की, मान लो 10 फीट की ऊंचाई पर एक नदी है ना, और उससे 11 फीट की ऊंचाई पर दूसरी नदी है। ठीक है, तो अब अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा कि भाई इस नदी में अगर बाढ़ आएगी तो इसका पानी तो इसमें चला जाएगा, पर अगर इसमें कभी बाढ़ आई तो इसका पानी इसमें जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों का लेवल कैसा है? अलग अलग है। तो उस लेवल को ध्यान में रखते हुए, है ना, और उस समय इतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, और उसके बाद में भी हमारे देश में सारे काम जो है और गवर्नमेंट के जो योजनाएं हैं बहुत आराम से चलती हैं, उस वजह से ये काम पूरा नहीं हो पाया। ठीक, बट अगर इसको सही ढंग से किया जाए, है ना, प्रॉपर लेवल को चेक करके, है ना, उस लेवल से आपको वहाँ पर कैनाल्स को डिग करवा के मशीनों के द्वारा उस नहरों को खुदवा करके ये चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर जो है बाढ़ की समस्या का एक परमानेंट सॉल्यूशन हम क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। भाई ऐसी जगह हमने सेलेक्ट कर ली जहाँ पर हमेशा ही बाढ़ का प्रॉब्लम रहता है ना, उस नदी को हमने हमें क्या करना क्या है कि उसका पानी कहीं और ट्रांसफ़र करना है। अब जरूरी नहीं है कि वहाँ नदी अगर नहीं है कहीं आसपास कोई दूसरी, तो हम उस पानी को, एक्स्ट्रा वाटर को कैनाल्स के थ्रू कहीं दूसरी जगह भी शिफ्ट कर सकते हैं, है ना, तो जहाँ पर कि पानी की कमी हो, तो ऐसा किया जा सकता है। ये एक अच्छा सॉल्यूशन है बाढ़ को रोकने का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बाढ़ के बारे में पूरा मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया कि बाढ़ को इस तरीके से हम रोक सकते हैं। ठीक, चलो अब अगली आपदा की ओर चलते हैं हम। अगली आपदा हमारी कौन सी है भाई? बताओ तो जरा, अगली आपदा कौन सी है? हाँ चलो, अब नेक्स्ट है हमारे पास में बिजली का गिरना। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी है? बिजली का गिरना। तो देखो बिजली का गिरना, जो लाइटनिंग होती है वो कब होती है? बारिश के समय पर बहुत ज़्यादा जो बारिश जब होती है, काले बादल जो होते हैं आपके, देखो पानी, अच्छा सबसे पहले ये बताइए कि बिजली बनती कैसे है बादलों में, है ना, उसको भी आपको मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। देखो
बारिश जो होती है वो किसकी वजह से होती है? तो बारिश जो होती है, एक तो बारिश में क्या चाहिए हमें? सूरज चाहिए, है ना। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, पानी भाप बन के उड़ेगा, है ना। ये पानी भाप बन के उड़ा। अब भाप बन के जब पानी ऊपर उड़ता है, वेपोराइजेशन जब होता है, तो एटमॉस्फेयर में हमारे बिल्कुल माइक्रो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, है ना। धूल के बारीक बारीक कण होते हैं, जिनके ऊपर जाकर के ये जो वेपर है ये क्या हो जाती है? कंडेंस हो जाती है ना। ये भाप जाके जम जाती है, क्योंकि भाप को जमने के लिए कोई जगह चाहिए, है ना। अगर उसको कोई सरफेस नहीं मिलेगा तो वो भाप वहाँ पर जम नहीं पाएगी, मतलब कि वेपर कंडेंस नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से वो पानी में नहीं बदल पाएगी और आपकी बारिश होगी क्या? नहीं होगी। मतलब अगर एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल नहीं है तो आपकी जो बारिश है वो होगी क्या? नहीं होगी। क्लियर इतनी बात? ठीक है। तो बारिश के लिए क्या जरूरी है? डस्ट पार्टिकल, मतलब कि एक सॉलिड बेस हो गया। अब जब ये बादल बना पूरा, है ना, ये पूरा का पूरा एक क्लाउड बन गया। अब ये जो क्लाउड है इसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी हैं सारे, है ना। जब ये दूसरे किसी क्लाउड से इस तरीके से इनकी जो आपस में हम कह सकते हैं फ्रिक्शन होता है ना, घर्षण होता है, जिसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होती है। ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही जनरेट होती है और बहुत ज़्यादा अगर उसका वहाँ पर जो है फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो वहाँ से क्या हो जाती है? ऐसे डिजास्टर्स थे जो कि नेचुरली हमें देखने को मिलते हैं। ठीक। अब हम कुछ ऐसी डिजास्टर्स की बात करते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी की वजह से जनरेट होते हैं, है ना। जैसे कि देखो, मानव जनित जो आपदाएं हैं, है ना, ह्यूमन की एक्टिविटी के थ्रू होने वाली जो आपदाएं हैं, उनमें से बताओ तो जरा कौन कौन सी है? बताओ भाई स्टूडेंट्स। लिस्ट तो मैंने पहले ही बनवा दी है ना आपको सैटरडे वाले लेक्चर में। लेक्चर सबको याद है ना? हमने ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? क्यों भाई बोलो जरा। विजय, पढ़ा था ना लेक्चर कि भूल गए सब? फेलियर ऑफ डैम, मतलब आप ह्यूमन बीइंग के उससे बता रहे हो, है ना। चलो ठीक है। बांध का टूटना, है ना। इन्होंने कहा कि भाई बांध अगर टूट जाता है तो वो भी फेलियर ऑफ डैम जो है उससे भी हम क्या कर सकते हैं? एक आपदा कह सकते हैं, एक डिजास्टर कह सकते हैं। और बताओ इसके अलावा और क्या हो सकता है? एटम बम, है ना। वेरी गुड, मैंने बताया था ये एटम बम जो है, अगर आप कहीं पर जाकर उसका टेस्ट करते हो या किसी पर आपने गिराया तो उसकी वजह से भी जो नुकसान होगा वो भी किसकी श्रेणी में आएगा? वो भी किसकी लेवल पर होगा? डिजास्टर के लेवल पर होगा। ठीक है। तो देखो ये मानव जनित बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, है ना। जैसे कि हमने अभी एक दो तो देख ही लिए हैं। एटम बम हो गया, है ना। इसके बाद में आपका आग लगना हो सकता है। इसके बाद में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है हमारे देश के अंदर वो है जनसंख्या का प्रॉब्लम, है ना, पॉपुलेशन का प्रॉब्लम। तो पॉपुलेशन ब्लास्ट जो हुआ है ये भी एक मानव निर्मित ही समस्या है ना। तो एक एक करके इनके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि भाई बांधों का टूटना। बांध क्या होते हैं? बांध एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे हम किसी भी नदी वगैरह के पानी को रोक करके और उससे इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है। ये बांध बना हुआ है। ये बांध के ऊपर से पानी जब गिरेगा नीचे इस तरफ टरबाइंस पर तो बिजली पैदा होगी, ये सबको पता है। ठीक। और दूसरा काम हम इससे क्या कर सकते हैं कि इससे नहरें निकाल सकते हैं, जिससे खेतों में आप सिंचाई कर सकते हो। यहाँ पर मछली वगैरह आप पाल सकते हो, टूरिस्ट स्पॉट बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना। तो देखो ये बांध है। अब बांध अगर टूट जाए, क्योंकि देखो इसके इस तरफ तो बहुत सारा पानी है, पर आप इस तरफ अगर देखोगे तो यहाँ पर तो पानी का जो है इसके कंपैरिजन में रेशो बहुत कम है ना। और दूसरी चीज़ कि हमने पानी इस तरफ जो भी भरेगा वहाँ पर तो आपने सारे लोगों को वहाँ से पहले हटा दिया है ना, जिसको हम कहते हैं ना कि डूब में आ गया वो क्षेत्र। तो डूब वाले लोगों को तो आपने हटा दिया, मतलब कि जहाँ पर पानी भरेगा उतनी जगह पर आपने लोगों को हटा दिया इस तरफ पीछे की तरफ। बाकी इस तरफ अगर मान लो ये बांध टूटता है तो ये पूरी जो जल राशि है ना, ये जो पूरा वाटर का अमाउंट है ये एक साथ इस तरफ जाएगा। और यहाँ पर जैसे अभी हमारे यही घटना अभी फिर उसे हुई थी उत्तराखंड में, सभी को पता है बांध टूटे थे। तो वहाँ पर क्या हुआ? लोगों को नुकसान हुआ। जितने भी प्रोजेक्ट वहाँ नीचे बन रहे थे सारे के सारे खराब हो गए और ऊपर से लोगों की मौतें हुई वो अलग हुई। ठीक है। तो बांध अगर टूटता है तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है। क्योंकि पानी जो है, पानी एक ऐसी चीज़ है कि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्होंने स्टोर कर रखी इसके पीछे की तरफ, है ना। और जैसे ही अगर ये टूट गया तो इधर के जितने भी लोग हैं वो सब जो है बहुत ही उनका जो जितना भी घर बार है सारा कुछ बह जाने वाला है। अब देखो बांध टूटता क्यों है? क्यों टूटेगा भाई बांध?
मान लो ये बांध बना हुआ है मेरा, इसके आसपास में अगर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, है ना, बड़ी बड़ी मशीनों से काम करवा रहा हूँ, जैसे उत्तरा अभी यहाँ पर हुआ था उत्तराखंड में, तो वहाँ पर उसी बांध के से थोड़ी सी दूर जो है कहीं पर टनल चल रही है, कहीं पर कुछ और काम चल रहा है, जिसकी वजह से जो वाइब्रेशन होता है ना, मशीनों के चलने से काम करने से जो वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन की वजह से ये जो डैम है ये कमज़ोर हो सकता है। ठीक, मतलब कि डैम अगर बना है कहीं तो उसके आसपास दूर दूर तक कोई हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, है ना। हमारे छोटे मोटे घर बनाने से वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। आप घर बनाओ, ऑफिस बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर बड़ा कोई सरकारी प्रोजेक्ट जो है जहाँ पर हैवी मशीनरी का यूज़ किया जाता है, ऐसी चीज़ वहाँ नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसे कि माइनिंग, खदान वाला काम आसपास नहीं होना चाहिए, है ना। टनल अगर कोई बड़ी बना रही है सरकार तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि टनल तो पूरी तरीके से ज़मीन के अंदर ही बनेगी, है ना, जिससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा ज़मीन जो है आपकी कमज़ोर हो जाएगी। तो इस तरीके की चीज़ें आसपास नहीं होनी चाहिए, है ना। दूसरा, अगर उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, भाई बनाने वालों ने ही उसमें कुछ गड़बड़ कर रखी है, कमज़ोर उसको बना रखा है, या उनको प्रॉपर बनाना नहीं आता है, वो क्वालिफाइड इंजीनियर्स नहीं हैं, तो भी कुछ सालों बाद या कुछ समय बाद हमने सुना है कई जगहों पर बिल्डिंगें गिर जाती हैं, कई जगहों पर पुल गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि या तो वहाँ उसमें मटेरियल अच्छा यूज़ नहीं किया गया है, या तो फिर जो लोगों ने उसको बनाया है उनको बनाना नहीं आता है, इसकी वजह से जो है वो बांध टूट सकता है। ठीक, या फिर पानी जो है इतना ज़्यादा यहाँ पर जमा हो जाए, ठीक है, जिसके प्रेशर को वो संभाल ना सके। ये किस कंडीशन में होगा? जब वो वीक होगा, जब उसको अच्छे से बनाया नहीं गया होगा, इसी वजह से बांध टूट सकता है। ठीक, तो ये भी एक आपका जो है कैसी घटना है, ये एक ह्यूमन मेड एक्टिविटी है, जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ सकती है। अब इसको रोका कैसे जाए? भाई जो चीज़ें हमने बताई उसका अपोजिट आप काम करो, कि उसके आसपास कंस्ट्रक्शन मत करो, उसको बहुत ही मजबूत बनाओ, उसको जो इंजीनियर्स बना रहे हैं वो वेल क्वालिफाइड होने चाहिए, उनको पहले अनुभव होना चाहिए इन सब चीज़ों का। ठीक है भाई, ये बांध का टूटना हो गया। अगला हमने कहा कि एटम बम मनुष्य जो है बना लिया है। सबसे पहले अमेरिका ने बनाया था, है ना, जापान के ऊपर गिरा दिया था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से फिर दूसरे देशों ने भी इसको बनाना शुरू कर दिया। एक तरीके का कंपटीशन हो गया, होड़ लग गई, और आज की डेट में जो भी बड़े देश हैं उनके सभी के पास एटम बम अवेलेबल है। या फिर दूसरे भी ऐसे गैर परमाणु बम, जिसको हम कहते हैं नॉन एटॉमिक बम, वो भी ऐसे इतने बड़े बड़े बॉम्ब्स हैं कि जो बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, मतलब डिजास्टर ला सकते हैं। ठीक है, अब एटम बम अगर आपने कहीं पर डाला तो क्या होगा? देखो, एटम बम अगर आपने कहीं पर फोड़ा या डाला तो क्या होगा? सबसे पहले जो है उसकी शॉक वेव से, है ना, पूरी जो ज़मीन है और आसपास के रहने वाले लोग हैं उनको सबसे पहले फील भी होगा और नुकसान भी होगा, है ना। घरों के कांच टूट सकते हैं। अगर उसके पास में कोई बहुत पास में अगर व्यक्ति है तो उसकी आवाज़ से उसकी सुनने की क्षमता ख़त्म हो सकती है। ठीक है, और अगर आपने उसको ज़मीन के अंदर कर रखा है तो उसकी वजह से भूकंप भी आ सकता है ना, क्योंकि एटम बम बहुत बड़ी चीज़ होता है, बहुत ही हार्मफुल होता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, विनाशकारी है। तो अगर आपने उसको ज़मीन के अंदर उसका ब्लास्ट किया तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आसपास के क्षेत्रों में बड़े बड़े भूकंप के झटके आ सकते हैं। ठीक है, फिर ये सब समस्याएं तो होंगी ही, साथ में उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है रेडिएशन का प्रॉब्लम। ठीक, जो कि बहुत लंबे समय तक जाकर के भी ख़त्म नहीं होती है। जैसे कि जापान के ऊपर आज से कितने सालों पहले, है ना, लगभग 70-75 साल हो चुके हैं, तब एटम बम अमेरिका ने यूज़ किया था। उसका जो इफ़ेक्ट है वहाँ आज भी देखने को मिलता है। वहाँ पर आज भी जो है रेडिएशन की वजह से कई सारी प्रॉब्लम लोग वहाँ पर फेस कर रहे हैं, है ना। बच्चों का अपंग पैदा होना, है ना, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्री मैच्योर जो चाइल्ड होता है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ की। क्यों? क्योंकि रेडिएशन की वजह से या तो बच्चों का कोई भी ऑर्गन अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, या माँ में कोई डिफ़िकल्टीज आ गई है। पेड़ पौधों की भी बात करें तो वो भी वहाँ पर रेडिएशन की वजह से जो है अभी तक वहाँ की ज़मीन अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रही है। तो कुल मिलाकर के एटम बम जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है ना। और शॉक वेव, भूकंप, है ना, लैंडस्लाइड, भूस्खलन जिसको हम कहते हैं, ये सब चीज़ें तो ये प्रोड्यूस करेगा ही। साथ में सबसे ज़्यादा हार्मफुल इसका क्या है? रेडिएशन।
है ना। रेडिएशन अगर विकिरण इसका जो है ये इतना ज़्यादा विनाशकारी होता है जिसका प्रभाव कई कई सालों तक, 100 सालों तक भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इससे बचा कैसे जाए? वही इससे बचने का एक ही कारण, एक ही वजह है, एक ही रीज़न है कि इसको आप यूज़ ना करें, है ना। कई देशों ने अपने अपने हिसाब से अपनी नीतियाँ बना रखी हैं, है ना, कि अपनी पॉलिसीज़ है उनके पास कि भाई हम एटम बम का यूज़ नहीं करेंगे, पहले यूज़ नहीं करेंगे। जैसे भारत की नीति क्या है? पहले इस्तेमाल ना करने की नीति है कि भाई अगर जब तक कोई हम पर एटम बम नहीं डालेगा हम उस पर एटम बम का यूज़ नहीं करेंगे। कुछ देशों ने ये डिसाइड कर रखा है कि भाई अगर दुश्मन देश हम पर कब्जा नहीं कर ले बहुत ज़्यादा एरिया में तब तक हम उसका यूज़ नहीं करेंगे। ऐसे अलग अलग देशों ने अपने क्राइटेरिया बना रखे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर कि आज की डेट में अगर हम देखें तो दुनिया में इतने एटम बम हैं जो पूरी अर्थ को बहुत अच्छे से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए इससे बचना चाहिए। अगर हमें अर्थ को वापस पहले जैसा अच्छा बनाना है तो एटम बम से हमको बचना चाहिए, क्योंकि आज के एटम बम तो इतने पावरफुल है कि अगर उनमें ब्लास्ट होता है तो सबसे पहले आपकी जो अर्थ है उसकी ओजोन लेयर भी डिस्ट्रॉय हो सकती, ख़त्म हो सकती। और अगर ओजोन लेयर ख़त्म हो गई तो क्या होगा फिर आप सभी जानते हैं, है ना। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा नुकसानकारी है और इसीलिए इसका यूज़ नहीं होना चाहिए। यही इसका जो है एक बचने का इसका उपाय है। ठीक, या फिर सारे देश मिलकर ये करें कि भाई अपने जितने भी एटम बम हैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर दें, है ना, जो कि शायद पॉसिबल नहीं है। और आगे ना बनाने के भी कई सारे समझौते हुए हैं पर वो भी उस पर भी कोई पालन नहीं करता है ना। तो बना तो सबने रखे हैं, बस इतना है कि भाई कोई यूज़ ना करना। अगर यूज़ कहीं पर भी हो गया अर्थ पर एक भी जगह पर तो फिर क्या होगा कि मान लो किसी एक देश ने दूसरे देश पर एटम बम डाल दिया तो क्या होगा फिर? तो फिर शुरू हो जाएगा वॉर, एटम बम का वॉर शुरू हो जाएगा और पूरा अर्थ, भले ही आप कहीं पर भी रहते हो अर्थ में, आपको नुकसान निश्चित होना है। क्लियर, क्योंकि आज का एटम बम बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगली बात करें हम, ठीक है, तो अगला देखो आग लगना या बीमारी का फैलना, है ना। आग लगने की समस्या हो सकती है, जैसे जंगल की जो आग है वो तो हमने नेचुरल वाले में पढ़ ली है। हमारे जो रेसिडेंस एरिया है, हमारा जो भी रहने लायक जो जगह है वहाँ पर भी आग लगती रहती है। कहीं पर किसी बिल्डिंग में आग लग गई तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आग लगना मतलब कि किसी भी इमारत में या जनधन की हानि होना किसके थ्रू? आग के द्वारा। आग के कारण क्या क्या होते हैं भाई लगने के? फायर कैसे लग सकती है? तो जनरली हमने सुना होगा ना, हाँ, शॉर्ट सर्किट। जनरली बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में वायर्स में जो है शॉर्ट सर्किट हो जाती है जिसकी वजह से आग लग जाती है। ठीक, अब क्योंकि घरों में जो, हाँ बोलो, देखो, हाँ बिल्कुल, वनों में आग कैसे लगती है कि वनों में जो आग लगती है, जैसे मान लो कि पेड़ बिल्कुल गर्मी में सूख गया है ना, और जैसे गर्म हवाएं भी चल रही, मॉइस्चर का नामो निशान नहीं है, तो अगर ऐसी कंडीशंस पर हवा चलती है ना, ऐसी कंडीशन पर हवा चलती है और अगर थोड़ा सा भी उनमें आपस में जो हम कहें कि फ्रिक्शन हुआ, जैसे बांस के पेड़ हैं आप लगे हुए हैं इस तरीके से, है ना, और हवा चली और आपस में अगर वो टकरा है तो क्या होगा? आग लग जाएगी। ठीक, ऐसे ही दूसरे पेड़ों के साथ भी हो सकता है। गर्मियों में ज़्यादातर पेड़ सूख चुके हैं, सूखने की वजह से उनकी जो टहनियाँ हैं, डालियाँ हैं, वो इतनी ज़्यादा सूख चुकी हैं कि थोड़ी सी भी आग से वो पकड़ लेंगी आग को। अब वो आपस में जब हवा चलेगी, हवा तो चलेगी निश्चित, हवा जैसे ही चलती है तो आपस में उनकी थोड़ा सा भी रगड़ हुआ, फ्रिक्शन हुआ तो आग लगी। ठीक है भाई, सुना आपने देखा होगा ना पुराने लोग कैसे आग जलाते थे, आदि मानव वगैरह, कि दो लकड़ियों को आपस में रगड़ करी तो आग जला देते। तो वैसे ही अगर लकड़ियाँ आपस में रगड़ खाएंगी तो क्या होगा? आग लग जाएगी। और जंगलों की आग जो है वो जनरली इसी तरीके से लगाई जाती है। दूसरी बात कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी जंगलों में आग लग सकती है, जैसे कि भाई सरकार मना करती है कि खेतों में पराली मत जलाओ, है ना, जो गेहूं धान वगैरह कटने के बाद जो डंठल बच जाते हैं वहाँ पर उनको किसान लोग आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से मतलब उनको खेतों को साफ करने में आसानी होती है। पर अगर मान लो वो आग या वो चिंगारी, है ना, कहीं दूर उड़कर आसपास के किसी सूखे जंगल में चली गई तो वहाँ पर भी आग लगना क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। क्लियर, ये भी रीज़न हो सकता है। या कुछ ऐसे लोग होते हैं, है ना, जो जानबूझकर जाकर के जंगलों में आग भी लगा देते हैं, है ना, क्यों? क्योंकि उनके कुछ अलग अलग इंटेंशंस होते हैं। ठीक है, क्रिमिनल्स टाइप आप लोग उनको समझ सकते हो, जो जंगलों में जानबूझकर भी आग लगा देते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हो सकता है। अब हमारे घरों में आग लगने का क्या क्या कारण होता है? एक तो इन्होंने बता दिया, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जो कि सबसे कॉमन रीज़न है। ठीक है, दूसरी बात, गैस सिलेंडर वगैरह अगर लीक हो गया, उस समय आपने अगर कोई स्विच ऑन कर दिया या गलती से लाइटर जला दिया, है ना, इस तरीके की घटना की वजह से गैस सिलेंडर
सिलेंडर से भी आपको आग लग सकती है, क्योंकि घरों में हमारा जो है आजकल ऐसी जगहों पर हम रह रहे हैं कि भाई खिड़की दरवाजे सभी घर एक दूसरे से लगे हुए हैं, तो ज़्यादातर जो एयर का वेंटिलेशन होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं है ना। और इसी वजह से क्या होता है कि मान लो गैस आपके घर में लीक हो गई तो उसको जाने की जगह ही नहीं है बाहर, वो तो घर में ट्रैप हो गई, और जैसे ही उसको कुछ मिला, चिंगारी मिली थोड़ी सी भी, वो क्या हो जाएगी, आग पकड़ लेगी। बात समझ में आई? तो अब आग लग तो गई घर में, है ना, इससे बचे कैसे भाई? तो इसीलिए जो है आपके अलग अलग जो सिटीज़ हैं उनमें एक लिमिट होती है कि भाई आप इतनी ऊँची बिल्डिंग ही बना सकते हो। जैसे मान लो 4 मंजिल 5 मंजिल ऊँची बिल्डिंग आप बना सकते हो। कोई बड़ा शहर है तो उसमें 20 25 30 मंजिल, मतलब वहाँ की जो नगर पालिका है या जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो ये डिसाइड करती है कि भाई आप इस शहर के अंदर इतनी ऊंची बिल्डिंग बना सकते हो, इससे ऊंची बिल्डिंग आप नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि अगर उसमें आग लग गई तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम 5 मंजिल 10 मंजिल या ज़्यादा से ज़्यादा 20 मंजिल ऊंची इमारत में जाके आग बुझा सकते हैं। ठीक है, एक तो ये कि भाई गवर्नमेंट्स के जो गाइडलाइन है उसका आप अच्छे से पालन करो। अगर मान लो आपके शहर में 5 मंजिल की परमिशन है, आपने 10 मंजिल बना रखी है और फिर कहीं आग लग जाती है तो उसको रोकने का उपाय किसी के पास नहीं होगा। ठीक, एक तो ये हो गया बचने का उपाय। दूसरा, अगर आपके घर के अंदर जो भी आपके ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आग लग सकती है, गैस सिलेंडर वगैरह है, उनको आप प्रॉपर ऑफ करके रखें, है ना, उनको ऐसी जगह पर ना रखें जहां पर बच्चे उससे छेड़खानी कर सकें, या फिर अगर उसकी जो सिलेंडर का जो ट्यूब है वो कट फट गया है तो उसका ध्यान रखा जाए, उसको टाइम टाइम से चेंज कर दिया जाए। देखो घर में आग कैसे लग सकती है, या तो शॉर्ट सर्किट से लगेगी, है ना, या फिर कोई जानबूझकर लगा दे, या फिर जो है गैस का जो लीकेज है उसकी वजह से लग सकती है। ठीक, अब इंडस्ट्रीज वगैरह जो है वहाँ पर आग लगने के कई दूसरे रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो क्या होता है कि बहुत बड़ा एरिया है ना, बहुत तरीके की चीज़ें यूज़ होती है ना, ऐसी गैसें भी यूज़ होती है जिनका एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, कई प्रकार के ईंधनों का उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पर तो आग लगने के कई सारे कारण होते हैं। पर घर पर आग लगने के मेजर 2 ही कारण होते हैं, एक तो या तो शॉर्ट सर्किट या फिर गैस सिलेंडर जो है आपका, उसकी वजह से आपके घर में आग लग सकती है। ठीक है स्टूडेंट, चलो इसके बाद देखो तो अगला जो आपका है डिजास्टर वो है आपका बीमारी, पेंडेमिक, है ना, जो जैसे कि अभी हमारी कोरोना बीमारी फैल रही है, ये भी क्या है, ये भी एक आपदा है, ये भी एक डिजास्टर है जिसने दुनिया के लगभग हर देश पर जो है इस समय में अपना प्रभाव डाल रखा है। अब ये डिजास्टर क्यों होता है ना, बीमारियां क्यों फैलती है? तो देखो बीमारियां हम सबको पता है कि क्यों फैलेगी। बीमारियां एक तो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से, जैसे कि मान लो कोरोना वायरस अभी क्यों आया भाई, कोरोना वायरस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर जितने भी अभी तक की हमने स्टोरी सुनी है उसके हिसाब से अगर कहें तो जिन चीज़ों को हमें नहीं खाना चाहिए था उन चीज़ों को आपने खाया इंसानों ने, मतलब हमारे देश की बात नहीं है, चाइना की या जहाँ से भी वो आया है, तो उसकी वजह से वो वायरस से इंसान इफेक्ट हुआ और एक इंसान से दूसरे इंसान, दूसरे से पूरी दुनिया में वो जा कर के फैल गया। ठीक, मतलब कि मानव के खान पान, है ना, मानव की जो एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, उसका डेली रूटीन है, उसकी वजह से जो है बीमारियां वहाँ पर फैल सकती हैं। या फिर अगर किसी एनिमल में फैली हुई है, अगर उस एनिमल को आपने कंज्यूम कर लिया तो भी आप में वो आ सकती हैं। तो बीमारियां भी जो है एक आपदाओं में गिनी जाती हैं। ठीक है, और इन आपदाओं से बचने के भी क्या रीज़न है? ये तो देखो ऐसा होता है कि बीमारी से जब तक उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है उससे हम बच नहीं सकते। जैसे कोरोना इस समय बहुत फैला हुआ है तो उससे बचने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हम उसको समझे तो सही पहले कि भाई ये है क्या चीज़, है ना, उसको समझेंगे ये कैसे फैलता है, उसकी दवाइयाँ बनेंगी, उसके बाद उसकी जो है प्रॉपर सभी को डोजेस लगेंगे, तभी जा करके वो कंट्रोल में होगा। और फिर होता क्या है कि हम एक बीमारी कंट्रोल करते हैं, कुछ सालों बाद दूसरी आ जाएगी। क्लियर? क्यों? क्योंकि भाई नई नई टेक्नोलॉजी चीज़ें हो रही है तो बीमारियां भी नई नई आ रही है। हालांकि कोई बीमारी नई नहीं है, ये पहले से है सारी चीज़ें, ठीक है, बट दिक्कत क्या हो रही है कि वो इफेक्ट अब कर रही हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने ऐसे काम करना शुरू किए हैं जो उसको नहीं करना चाहिए था। भाई वो ऐसी ऐसी चीज़ों को खा रहा है जो उसको नहीं खाना चाहिए, जो कि हार्मफुल है, ऑलरेडी पता है, उसके बाद भी वो करता है ना। ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जिनकी वजह से जो है पूरा इको सिस्टम जो हमारा अनबैलेंस हो गया, पूरा उसका संतुलन बिगड़ चुका है ना। इसी वजह से नई नई प्रकार की टेम्परेचर बढ़ने से, है ना, मॉइस्चर की वजह से, बारिश ना होने से, या फिर बहुत ज़्यादा ठंड गर्मी पड़ने से भी कई तरीके के बैक्टीरिया वायरस जन्म लेते हैं और फिर बाद में वो इंसानों को हार्म करते हैं। क्लियर? तो ये कुछ हमारी आपदाएं थी जिनसे संबंधित हमने जो है यहाँ पर डिस्कस किया। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम बात करें कि सरकार जो आपदा प्रबंधन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है,
उससे पहली चीज़ तो हम बचने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो पहली चीज़ तो आप ये करो कि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा लगाओ, है ना। दूसरी चीज़ आप क्या करो कि जो रिसोर्सेस है ना, उनका बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन ना करो, प्रकृति का दोहन जिसको हम कहते हैं वो ना करें। अगर आप ऐसा करोगे तो प्रकृति कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाएगी, ठीक। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो कि अगर आपके एरियाज़ में हम जब भी कंस्ट्रक्शन घर वगैरह बनाते हैं तो उनको अर्थक्वेक प्रूफ बनाया जाए, मतलब भूकंप रोधी घर बनाया जाए, जिसकी वजह से अगर कहीं भूकंप आता भी है भविष्य में तो उससे हमें नुकसान ना हो, ठीक। अब सरकार ने क्या किया है ना, तो सरकार ने देखो सरकार ने एक अधिनियम पारित किया है ना। सरकार ने कौन सा अधिनियम पारित किया है, 2005 में आपदा प्रबंधन विधेयक, है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट बिल। लिख लो इसको भी, 2005 में क्या किया, आपदा प्रबंधन विधेयक ये पारित किया, है ना। मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट बिल ये हमारी सरकार ने, संसद ने 2005 में पारित किया, है ना। अब इस बिल के अंतर्गत क्या किया गया, 3 चीज़ें बनाई गई, है ना। 3 चीज़ें कौन कौन सी बनाई गई, आपदा प्रबंधन देखो एक तो केंद्र के लिए मतलब सेंट्रल के लिए एक आयोग या कमेटी बनाई गई जिसको हम कहते हैं आपदा प्रबंधन आयोग या आपदा प्रबंधन कमेटी, ठीक है। इंग्लिश में उसको डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी कहेंगे। तो केंद्र के लिए एक कमेटी बन गई, दूसरी कमेटी राज्यों के लिए बन गई, स्टेट्स के लिए, और तीसरी कमेटी बन गई डिस्ट्रिक्ट के लिए, जिलों के लिए, ठीक है भाई। 3 कमेटियां बन गई, एक किसके लिए बन गई, केंद्र के लिए, दूसरी किसके लिए बन गई, राज्य के लिए, और तीसरी किसके लिए बन गई, जिलों के लिए। ये सब किसके द्वारा किया गया, ये सब किया गया आपदा प्रबंधन विधेयक के द्वारा, डिजास्टर मैनेजमेंट बिल के द्वारा, जो कब पास हुआ था, 2005 में। क्लियर। इसकी और बात सुन लो कि केंद्रीय कमेटी जो है उसका अध्यक्ष कौन होता है, पीएम, प्रधानमंत्री होता है, ठीक। राज्य की जो कमेटी है उसका अध्यक्ष कौन होगा, सीएम होगा, मुख्यमंत्री होगा। और जिले की जो कमेटी है उसका अध्यक्ष कौन होगा, बताओ जरा, कलेक्टर होगा। कौन होगा, डीएम, है ना। आपका जो कलेक्टर है वहाँ का जिले का वो होगा। भाई सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी जिले का कौन है, कलेक्टर है। यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है, सीएम है। यहाँ पर कौन है, पीएम है। तो पीएम और सीएम तो है ही, जिले में कौन होगा, डीएम होगा। क्लियर। अब ये करता क्या है, ये कमेटी करती क्या है, ये कमेटी 3 तरीके से काम करती है, ठीक। एक तो आपदा आने से पहले, मतलब कि डिजास्टर अगर नहीं आया उससे पहले कुछ कदम उठाएगी, फिर डिजास्टर आ चुका है तब कुछ कदम उठाएगी, और जब डिजास्टर निकल चुका है तब भी इसके कुछ काम होते हैं। मतलब कि ये 3 चरणों में काम करती है, 3 स्टेप्स में काम करती है। एक तो कब करती है ना, एक करेगी बिफोर द डिजास्टर, आपके डिजास्टर के आने से पहले, है ना, आपदा के आने से पहले। और एक जब डिजास्टर आ चुका है तब, है ना, एक जब डिजास्टर आ चुका है तब, और एक क्या करेगी, आफ्टर, मतलब कि उसके जाने के बाद। ये 3 चरणों में ये काम करती है। क्या क्या काम कर सकते हैं भाई, देखो आपदा आने से पहले हम क्या कर सकते हैं कि लोगों को अवेयर कर लो, है ना भाई। जैसे कि अगर हमको पता है कि इस एरिया में कहीं पर बाढ़ आने वाली है क्योंकि कई दिनों से पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा है, तो हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि भाई आप अपनी अपनी कुछ भी अरेंजमेंट आप करना शुरू कर दीजिए, या जगह को खाली करना शुरू कर दीजिए, या अगर आपके घर में 2 स्टोरी या 3 स्टोरी बिल्डिंग है तो आप ऊपर वाले उसमें शिफ्ट हो जाइए, है ना, या खाने पीने की कुछ चीज़ें आप जमा करके रख लीजिए। ऐसा उनको अवेयरनेस हम कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा काम किससे पहले हो सकता है, आने से पहले। जैसे अभी भी हमको बताया जा रहा है ना कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए, है ना, वैक्सीन लगवाइए, ये सब चीज़ें हो रही है। अब अगर मान लो आपदा आ चुकी है तो फिर क्या करेंगे, तो फिर लोगों को जो राहत और बचाव कार्य जिसको हम कहते हैं, है ना, एक हमारे केंद्र में एक और हम कह सकते हैं कि आपदा प्रबंधन बल होता है। बल का मतलब कि हमारी एक फोर्स होती है, वो फोर्स इस तरीके की घटनाओं में लोगों को बचाने का, राहत और बचाव का कार्य करती है, ठीक है। तो आपदा प्रबंधन बल जो है या आपदा प्रबंधन जो कमेटियां हैं, ये सब आपस में कोऑर्डिनेट करके अगर कोई डिजास्टर आ चुका है, जैसे मान लो बाढ़ कहीं पर आ चुकी है, जैसे अभी मान लो कोरोना आ चुका है, तो फिर क्या हो रहा है कि भाई सारे लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। कोई ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था कर रहा है, कोई बेड्स की व्यवस्था की जा रही है ना, लोगों को प्रॉब्लम ना हो इसके लिए कई सारे अरेंजमेंट किए जा रहे हैं, है ना। जो लोगों को अगर दवाइयाँ नहीं मिल रही तो उनको दवाइयाँ पहुँचाई जा रही है। ऐसे सारे मैनेजमेंट हो रहे हैं। उसके बाद भी
जो है बहुत सारा मिसमैनेजमेंट हमको देखने को मिल रहा है। ठीक, तो एक काम तो हो गया बिफोर, मतलब कि आप पहले से समझ जाओ कि आपदा आने वाली है, अगर पता है हमें तो उससे रिलेटेड आप प्रिकॉशन रख सकते हो। दूसरा कि जब आपदा आ चुकी है उस समय हमें क्या करना है, जो लोग उसमें फंसे हैं उसको बचाने का काम करना है। ठीक है, अगर किसी की मौत हो गई है तो उसकी भी या उसको या उसकी फैमिली वालों को सपोर्ट करना है। ठीक, फिर उसके जाने के बाद मान लो ये चला गया है, ये चला गया, उसके जाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके जाने के बाद हम एक ही काम कर सकते हैं, है ना, कि भाई जो भी नुकसान उससे हुआ है, मान लो अभी ये कोरोना चला जाएगा, मान लो, है ना, थोड़े दिन में इसका भी जो है सारा कुछ मैनेज हम करके इसको विदा कर देंगे। अब ये चला गया तो इससे जो भी नुकसान ये पहुंचा के गया है ना, उसको उससे हमको उबरना पड़ेगा। भाई इकोनॉमी हमारी बहुत नीचे चली जाएगी लॉकडाउन लगने की वजह से, है ना, लोगों के पास पैसा नहीं है तो फिर तेज़ी से हमको काम करना पड़ेगा, उस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी, है ना। फिर अगर मान लो कि भाई जैसे बाढ़ आ गई है, बाढ़ जब चली गई है तो उसने जो भी कुछ डिस्ट्रॉय करके गई है वहाँ पर जा कर के हमको उसको वापस करना पड़ेगा। आग लगी कहीं, है ना, जंगलों में अगर आग लग गई, पेड़ पौधे बहुत सारे जल गए हैं तो आपको पौधारोपण करना पड़ेगा, मतलब कुल मिलाकर नुकसान की भरपाई करना पड़ेगी। ठीक है भाई, अब देखो तो अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ तो क्या कह सकता हूँ कि पहले आप क्या कर सकते हो, नुकसान से बचने की कोशिश कर सकते हो। ठीक, फिर अगर नुकसान हो गया है तो उसमें लोगों की मदद कर सकते हो, फिर नुकसान हो जाने के बाद उस नुकसान की भरपाई हमको करनी है। बात समझ में आ गई। ये 3 काम जो है ये कमिटीज, ये ग्रुप्स जो है करते हैं पूरे किसके अंतर्गत, आपदा प्रबंधन विधेयक के अंतर्गत बनाए गए हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक, इसमें 2-3 चीज़ें हो गई। देखो 2005 में तो विधेयक पारित हुआ, उस विधेयक के अंतर्गत ये इतनी सारी 3 कमेटियां बनाई गई, केंद्र में एक, राज्य में एक और जिले में एक। फिर एक क्या बताया मैंने, आपदा प्रबंधन बल, मतलब कि डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स, ये भी एक तरीके की यूनिट होती है जैसे सीआरपीएफ वगैरह होती है ना, वैसी। तो ये क्या काम करती है, ये आपदाओं के समय में लोगों की मदद करती है, जो भी काम इनको कहा जाता है ये करती है। क्लियर स्टूडेंट।